हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारा कौन सा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो स्ट्रेटजीज थी वो कौन कौन सी थी और उन्होंने कौन कौन से जो उनका सक्सेस वे था, सक्सेस पाथ था, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए आज हम समझेंगे इन तीनों के बारे में क्या सिमिलरिटीज़ रही थी और क्या इनके ग्रोथ स्ट्रेटजीज रही थी। बेसिकली जिन लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो किसके ऊपर है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीन देश हमारे कुछ ऐसे थे जिनकी जो स्ट्रेटजीज थी वो सेम थी और जो डेवलपमेंट जो पाथ है इन सब का लगभग सेम था। और ये भी कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा देश आज कहाँ पर स्टेबल कर रहा है। तो देखिए, जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो इन तीनों देशों में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सिमिलरिटीज़ के बारे में, मीन्स इन तीनों देशों में क्या समानता रही थी। तो देखिए एक एक पॉइंट से करते हैं। दोनों मैंने बताया था कि दोनों ही एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है फॉर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, द थ्री कंट्रीज, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। द थ्री कंट्रीज हैव मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस। जो तीनों ही कंट्री थी उनमें समान तरीके से जो ग्रोथ है, विकास की जो नीति थी वो और जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, वो कैसी थी? सिमिलरिटीज थी, मीन्स समान थी। ऑल ऑफ दीज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम एंड सिमिलर वे। तीनों ही देश ने, यहाँ पे देखो ऑल की बात हुई है तो जहाँ पे सभी कंट्री नहीं है, सिर्फ तीन देश ही हैं, ठीक है ना। तो तीनों ने ही सेम टाइम पर और सिमिलर वेज से, सिमिलर तरीके से, समान तरीके से और एक ही समय पर डेवलपमेंट पाथ का क्या किया था? स्टार्टअप किया था। इंडिया अनाउंस्ड 5 ईयर प्लान्स। देखिए इंडिया ने जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी वो 1951 में, 1991 में, ठीक है, क्या किया था? स्टार्ट किया था। और वहीं पाकिस्तान ने 1956 में और चाइना ने 1953 में। मीन्स इंडिया ने 5 ईयर प्लान सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम। इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्ट सिमिलर स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रोथ। इंडिया और पाकिस्तान था, उसने एडॉप्ट किया था सिमिलर स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रोथ। कैसे? इट वॉज अ मिक्सड इकोनॉमी मॉडल ऑफ ग्रोथ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिक्सड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया था, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी इसको अपनाया था। ठीक है, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। इंग्लिश में बात करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। देन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। और हमको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों ही आते हैं, दोनों ही रिसोर्स का अलोकेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये एक इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखा है पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड किक स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो पब्लिक सेक्टर था, हमको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा ज़्यादा जो इंटरवेंशन होता है वो पब्लिक सेक्टर का होता है। तो किक स्टार्ट दिया था किसने? पब्लिक सेक्टर ने। वहीं प्राइवेट सेक्टर प्ले एन सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और जो प्राइवेट सेक्टर, जो हाथ में हमने कुछ इंडस्ट्रीज हमने हैंड ओवर किया था, उनमें क्या था? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ था, वो सेकेंडरी रोल के तरीके से काम कर रहा था। फर्स्ट रोल तो पब्लिक सेक्टर ही वर्क कर रहा था। वहीं हम बात करें टिल 1980, 1980 तक ऑल थ्री हैव सेम ग्रोथ रेट एंड एज पर कैपिटल इनकम। देखिए 1980 तक, ठीक है, याद रखना 1980 तक तीनों ही देश की जो ग्रोथ रेट था वो बिल्कुल सेम था, लगभग सेम था। और जो पर कैपिटल इनकम थी, मीन्स प्रति व्यक्ति आय थी, वो भी लगभग समान थी। और ऑल द थ्री कंट्रीज स्ट्रेटजीज ऑन इनवर्ड लुकिंग, इट फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा टॉपिक्स को क्लियर भी करता चलूँगा, आपके आने वाले को वीडियोस में आपको पढ़ना ना पड़े इसके लिए, ठीक है ना। तो जो ये तीनों ही कंट्री थी, इन्होंने इनवर्ड लुकिंग को क्या किया था? इन्हें फोकस किया था। मीन्स इनवर्ड लुकिंग इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इसका क्या मतलब था और इनवर्ड लुकिंग का क्या मतलब था? मतलब इनवर्ड लुकिंग और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन दोनों का मतलब सेम ही था। इसमें क्या था? तीनों ही देश ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम लोग अपने इम्पोर्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है ना, इम्पोर्ट पर उनका। तो उन्होंने इनवर्ड लुकिंग में क्या किया था? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज में क्या हुआ था
कि जो प्रोडक्शन हम बाहर से, मतलब कि जो गुड्स और सर्विसेज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उन चीज़ का प्रोडक्शन हमको अब यहीं करना था, मीन्स अपने पर्टिकुलर कंट्री में। ये इन तीनों ने स्ट्रेटजीज अपनाई थी। उसी का मतलब था इनवार्ड लुकिंग। इनवार्ड लुकिंग मतलब अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनका इस्टेब्लिशमेंट करना है, ताकि हम अपने क्या कर सकते हैं, फॉरेन जो रिजर्व है उसको हम बचा सकें और ज़्यादा क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये थी हमारी इनवार्ड लुकिंग। वहीं जो हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बात कर रहा था वो भी मतलब यही था कि जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे उसका अब हम सब्सटीट्यूट भी प्रिपेयर करने वाले थे। तो हमारा जो इनवार्ड लुकिंग में जो हमारा जो मेन मोटिव था, मेन फोकस था, वो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का था। ठीक है ना, जो घरेलू जो हमारी उद्योग था उनको बचाना था उनका, ठीक है, मेन मोटिव। देन चाइना एडॉप्ट स्टेटिज्म एज अ मॉडल ऑफ ग्रोथ। चाइना ने क्या किया था, एक राज्य कह सकते हैं राज्यवाद, स्टेटिज्म का मतलब होता है राज्यवाद, ठीक है, और कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, और सोशलिज्म से तुम्हारा समाजवाद। तो चाइना ने स्टेटिज्म अपनाई थी, मतलब राज्यवादी नीति अपनाई थी। इसमें क्या था, ओनरशिप ऑल रिसोर्सेज द स्टेट। जो ओनरशिप था सभी संसाधनों का वो राज्य के हाथ में दे दिया गया था, स्टेट के हाथ में। द स्टेट वर डिसाइडेड, अब स्टेट ही ये डिसाइड कर रहा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, और किसके लिए करना है। क्योंकि ये जो कैपिटल और जो चाइना था उसने स्टेटिज्म अपना लिया था कि जो भी डिसीजंस हैं इन ग्रोथ के रिगार्डिंग वो जो हमारा स्टेट है वही लेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वो तो सिमिलरिटीज थी हम तीनों देशों की, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। चाइना की ग्रोथ स्टोरी क्या रही थी, ठीक है। एक एक करके हम तीनों कंट्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना का क्या मतलब था। इन 2017 2017 में जीडीपी इन चाइना वॉज स्टेब्लिश, सॉरी, इन 2017 जीडीपी इन चाइना वॉज एस्टिमेटेड 12.40 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 2017 में जब चाइना का जीडीपी एस्टिमेट किया गया था तो 12.40 ट्रिलियन था यूएस डॉलर के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसीलिए इट अचीव्ड ऑफ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसीलिए ये दुनिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। एनईपी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो 1978 में अडॉप्ट कर ली गई थी चाइना के द्वारा। इंडिया का आप कमेंट करके बताइए इंडिया का कब किया गया था, ठीक है। देन चाइना शिफ्ट मार्केट इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। चाइना था वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट कर गया। कहाँ से, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी से, ठीक है ना। देन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी आपको समझ में आ रहा होगा जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप था। अब ये चाइना ने शिफ्ट कर लिया था मार्केट इकोनॉमी तक की तरफ, ठीक है ना। फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। चाइना का जो फोकस था वो था जो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा था उसका एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका निर्यात करने के लिए इसका जो मेन फोकस था वो किया गया था चाइना के द्वारा। इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई। इन्फ्लक्स ऑफ एफडीआई का मतलब था कि एफडीआई का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका इन्फ्लो करना था अपने देश में, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर से उसके कंट्री में इन्वेस्ट करें। चाइना वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो चाइना है एक बहुत पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन में पुरानी सभ्यता है, एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीफ लेबर फोर्स गिवन अ चाइना कॉस्ट एडवांटेज। देखिए चाइना के ग्रोथ करने का एक ये भी कारण रहा है कि वहाँ के जो लेबर हैं वो बहुत चीफ मिल जाते हैं, मीन्स सस्ते लेबर थी वहाँ पर, और ये उसके लिए एक कॉस्ट एडवांटेज बन गया था। इन 1958 एम्स वॉज टू ट्रांसफॉर्म एग्रेन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी। 1958 में चाइना ने एक एम बनाया कि वो ट्रांसफ़र करना चाहती थी अपने एग्रीन इकोनॉमी को। एग्रीन इकोनॉमी मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इकोनॉमी थी जो इंडिया के पास अभी भी चल रही है लगभग, वहाँ से ये मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ क्या करना चाहती थी, ट्रांसफ़र करना चाहती थी अपने आप को। तो ये उसका एम था। 1958 में ये उसने किया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसने 1958 में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इसने रैपिड किया था, मीन्स बढ़ा था, एंड वी कॉल्ड एज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसी में क्या आ गया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, एक अभियान चलाया गया था चाइना सरकार के द्वारा। यदि हम बात करें ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में तो देखिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या मतलब था। 1958 में जो चाइना की जो सरकार थी
उसने क्या किया था, उद्योग के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है ना, कह सकते हैं उद्योग जो इंडस्ट्री क्षेत्र फील्ड था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, इन दोनों ही फील्ड में उसको एक क्या करना था, एक क्रांति लेकर के आनी थी एक तरीके से। तो उसने लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि उद्योग की और एग्रीकल्चर कृषि की एक समस्या वहाँ पर चल रही थी, क्योंकि उसका जो ग्रोथ रेट था वो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए उसने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक मिशन चलाया था, जिसमें कृषि और उद्योग की समस्याओं का निपटारा करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, मोटिवेट किया था और अवेयर किया था, ठीक है। उसी को बोला गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो चाइना ने इस 1958 में इसको अडॉप्ट किया था। होप्स आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे ब्रॉड करके चल रहा हूँ, ओवरऑल आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। ग्रेट पॉलिटियन कल्चर रिवॉल्यूशन, अंडर दिस रिवॉल्यूशन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड। देखिए ग्रेट पॉलिटियन कल्चर का क्या मतलब था, यहाँ पे यहाँ की जो सरकार थी चाइना की, उसने क्या किया था, ग्रेट पॉलिटियन कल्चर भी एक रिवॉल्यूशन लेकर के आई थी, क्रांति। ये क्रांति को में क्या किया गया था, स्टूडेंट को और प्रोफेशनल लोगों को सेंट किया गया था, मीन्स बाहर भेजा गया था इनको कंट्री यार्ड साइड, ताकि ये अपनी एजुकेशन पर एनहेंस करें, अपनी स्किल्स पर और एबिलिटी पर वर्क करें, ताकि ये हमारे उस देश के लिए, पर्टिकुलर देश के लिए क्या करें, एक ग्रोथ रेट में एक अपना रोल प्ले कर सके, क्योंकि स्किल्ड वर्कर एक कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, आपको खुद पता होगा। तो ग्रेट पॉलिटियन कल्चर रिवॉल्यूशन चाइना के द्वारा चलाया गया था, इसमें स्टूडेंट और प्रोफेशनल को काम सीखने के लिए बाहर भेजा गया था। देन ड्यूल प्राइसिंग रिफॉर्म एडॉप्टेड बाय द चाइना, प्राइस फिक्स्ड बाय द टू वेज। देखिए ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम भी अपनाया था उसने, दो तरीके से प्राइस डिसाइड करने का तरीका भी अपनाया था चाइना ने। पहला कौन सा था, प्राइस पर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो प्राइस है वो फिक्स किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और जो दूसरा है हमारा वो है इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस, जो इनपुट है और आउटपुट है, ठीक है ना, जो भी है वो परचेज और सोल्ड किया जाएगा किस पे, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो ये था हमारा किसके, इनके बीच का क्या था हमारा, ये डिफरेंस हो गया हमारा कि सॉरी, ये चाइना की स्ट्रेटजी थी, चाइना की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी थी वो यही थी, ठीक है ना। और वहीं अब हम बात करें और भी था, देखिए अब जैसे चाइना स्टेब्लिश सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए सेज का क्या मतलब होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये एक स्पेशल क्रिएटेड एरिया होता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए एक एरिया क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें ताकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए मदद करे, वहाँ पर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हैं वो अच्छे से हो सके और प्रोडक्शन भी अच्छे से हो सके, और हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक इजी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज का। तो दिस जोन ऑफर ऑल बेसिक एमिनिटीज टू द इन्वेस्टर, मैंने बताया ये एक ऐसा जोन है जो ऑफर करता है इन्वेस्टर्स की सभी प्रकार की एमिनिटीज, का मतलब है जरूरतमंद चीज़ों के लिए, ठीक है ना। सेज वर सेटअप फॉर अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर, जो सेज है वो बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो सके एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, ये बनाया ही जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक तो चाइना की ग्रोथ स्ट्रेटजी थी, जिसमें चाइना ने अपना ग्रो करके आज खुद आज जान सकते हैं कि चाइना कहाँ पर स्टेब्लिश कर रहा है। बट चाइना ऐसे नहीं है कि हर कोई एक पर्टिकुलर किसी को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी हो कि डायरेक्ट वो ग्रो करता चलेगा, ऐसा भी नहीं है, उसको भी कुछ ना कुछ स्लो डाउन आई थी उसकी इकोनॉमी में। तो देखिए वो स्लो डाउन क्या थी वो समझेंगे। 2014 से 15, 15 से 16 और 16 से 17 के बीच में, तो स्लो डाउन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी हैज़ लोअर्ड द डिमांड फॉर चाइनीज प्रोडक्ट। जब स्लो डाउन आया था चाइना की इकोनॉमी में, तो डिमांड था वो चाइनीज प्रोडक्ट का वो कैसा हो गया था, वो कम हो गया था। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इज इन चाइना इज स्लो डाउन, ग्रोथ था डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना वो कैसा हो गया था, स्लो हो गया था। डोमेस्टिक डिमांड मीन समझ रहे हो, जो घरेलू में मतलब कह सकते हैं चाइना में ही उस चीज प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो गई थी, बाहर तो हुई ही थी एज वेल एज डोमेस्टिक में भी हो गई थी, घरेलू में भी, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्रपोर्शनिटी टू सेव। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी थी लोगों की प्रपोर्शनिटी टू सेव पर थी। सेव मतलब हो जाता है बचाने के ऊपर उनका ज़्यादा सकते हैं, उन्होंने ये कह सकते हैं कि जो सेविंग्स थी वो उन लोगों ने बढ़ा दी थी।
प्रोपोर्शनिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड जीडीपी। बता दिया प्रोपोर्शनिटी टू सेव का मतलब है ये रेशियो होता है सेविंग के बीच में और जीडीपी के बीच में, मीन्स बचत और सकल घरेलू उत्पाद के बीच में। चाइनीज पीपल्स आर नोइंग एक्सप्लोरिंग हाई वेजेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो चाइना के जो लोग थे आर अब उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लोर कर दिया था अपने आप को कि हाई वेजेस रेट अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे वो लोग। वेजेस रेट भी उनको हाई चाहिए था क्योंकि अभी तक देखा हमने चीफ लेबर थी उसके पास, तो वो वर्क भी इजी तरीके से करवा रहे थे और कॉस्ट एडवांटेज ले रही थी, बट अब उसके लिए ये परेशानी खड़ी हो रही थी। मैसिव माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हुआ क्या था, स्किल्ड जो वर्कर्स थे वो भी माइग्रेट कर रहे थे, मीन्स प्रवासी कर रहे थे एक जगह से दूसरे जगह पर, मीन्स दूसरे देशों पर जा रहे थे वो लोग स्किल्ड वर्कर्स। मैसिव तरीके से मतलब बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे कंट्रीज में जा रहे थे स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी। डेट इज वाई वो क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स where government intervention minimum and social liberty is maximized। देखो क्या था, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब समझ रहे हो, जो घरेलू निवेशक थे वहाँ के, वो भी क्या कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज बाहर देख रहे थे, तो वो भी अपने पैसे को जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो भी क्या कर रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ क्या था, गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था वो कम हो रहा था और जो सोशल लिबर्टी थी वो मैक्सिमाइज कर रही थी, ठीक है ना। चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। चाइना की जो सरकार थी वो भी प्रॉब्लम एक फेस करने जा रही थी, बैटल कर रही थी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब हो जाता है जो वातावरण था उसमें कुछ न कुछ क्रिएट्स हो रही थी प्रॉब्लम, जैसे वन की कटाई हो रही थी, कैसे कह सकते हैं कि एनवायरमेंट था वो डिसबैलेंस हो गया था वहाँ का, ठीक है ना। तो ये असंतुलन हो गया था वहाँ का वातावरण, ठीक है। हाई ग्रोथ ऑफ जीडीपी लीड्स टू चैलेंज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ज़्यादा जीडीपी ग्रेट जो ग्रोथ है वहाँ की, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज बन चुकी थी। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज बनी कैसे थी समझना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है रिसोर्सेस है हमारे, जो संसाधन है उसका कुछ इस तरीके से उपयोग करना ताकि भविष्य के लिए उनको बचाया जा सके, उसको क्या बोला जाता है, सतत पोषणीय विकास। द यूज ऑफ द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर that the next generation will use the resources in effective and efficiency such a manner called sustainable development। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो वहाँ के लिए देखो हाई जीडीपी ग्रोथ के चक्कर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके लिए एक चैलेंज बन चुका था। तो ये चाइना की एक स्ट्रेटजी थी। इस वीडियो में हमने क्या किया, चाइना की स्ट्रेटजी समझी थी और उसके पास जो स्लो डाउन आई थी उसकी इकोनॉमी में हमने वो समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया की स्ट्रेटजी समझेंगे और इंडिया को भी कहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उसके बारे में भी हम समझेंगे। इस वीडियो में आपको कोई किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जा करके कमेंट में जाकर के आप यदि PDF चाहते हैं तो आप कमेंट में डिमांड कर सकते हैं PDF की, आपको मिल जाएगी। थैंक यू।